Okay, can you see the screen now? Yes, sir. So, okay, let's start the new chapter. Chapter number 10, Mechanical Properties of Fluids. So, how do we define the fluids? Fluids are those substances which can flow, है ना? Like liquids and gases. They are called fluids. Fluids are all around us. है ना? In our body, blood is circulating, that is liquid. We inhale and exhale the oxygen. So that is also gas, is also the fluid. And on Earth also, 70% of the Earth is covered by water, and around that we have the atmosphere. Human bodies and Earth both are surrounded by fluid. So we should have proper knowledge of the fluid. So in this chapter, we are going to see the liquid in detail. Next chapter में gases के बारे में discuss करेंगे, है ना? Solids and liquids have much lower compressibility. Means they can be compressed very very small amount, but gases can be compressed to the large values, है ना? Liquids को भी हम compress नहीं कर सकते. Last time we have seen the numericals. In that, very small compression was coming in case of liquids, है ना? And fluids offer very little resistance to the shear stress. हम लोगों ने previous classes में shear stress पढ़ी थी. Tangential forces को tangential forces होते हैं shear stress में. So fluids cannot sustain. They will start flowing in the direction of tangential forces, particularly liquids जो हैं. All right. So shearing stress of the fluid is about 1 million. Shearing stress of the fluid is about 1 million times smaller. 10 to the power 6. इतनी कम होती है as compared to solids. मतलब gases and water, they tangential forces जब लगाएंगे they will start flowing, है ना? But compressive stress जो है, compressibility low है liquids की. Compress नहीं कर सकते, but उसको कम force से, मतलब tangential forces लगा नहीं सकते उसमें, immediately they will start flowing. So these are all introduction about the fluid. Now we'll see. पहले देखेंगे pressure. How do we define the pressure? अभी liquids में we are dealing most of the time pressure and density. अभी तक हमने pressure की बात नहीं की थी. We are discussing the forces only. All right. तो अभी हम pressure की बात करेंगे, है ना? Pressure का थोड़ा सा example लेते हैं. Sharp needle जो होती है, when pressed against our skin pierces, है ना? ये syringe वगैरह होती है vaccination वगैरह की, ये अपनी बॉडी में इजीली पियर्स कर जाती है बिकॉज इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ना. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने से लॉट ऑफ प्रेशर डेवलप्स देयर. वेयर एज ब्लंट ऑब्जेक्ट लाइक बैक ऑफ द स्पून, वो अपनी स्किन में पियर्स नहीं कर पाता है ना, ब्लंट है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर है ना. सर्कस में भी तुम देखते हो जो आर्ट वो होते हैं, सर्कस में जो आर्टिस्ट होते हैं वो एलिफेंट को अपनी चेस्ट से क्रॉस करा देते हैं, उसको वाइड चेस्ट होती है उनकी, उसके ऊपर प्लैंक भी रखते हैं, तो प्रेशर कम हो जाता है उससे, है ना. स्मॉलर द एरिया ग्रेटर इज द इम्पैक्ट, है ना. यहाँ से हमने क्या देखा, स्मॉलर इज द एरिया ग्रेटर इज द इम्पैक्ट. तो सपोज एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, है ना, कॉल्ड थ्रस्ट. नॉर्मल फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं. ए द एरिया ऑफ द सरफेस, देन एवरेज प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया, है ना. स्ट्रेस में भी हमने पढ़ा था, स्ट्रेस में भी फोर्स अपॉन एरिया था, बट वहां पे जो फोर्स था रिस्टोरिंग फोर्स था, दैट कैन बी एट एंगल आल्सो, बट यहाँ पे नॉर्मल. वहां पे जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस पड़ी थी, वॉल्यूम स्ट्रेस, उसमें नॉर्मल फोर्स लगता है, उसको हमने प्रेशर लिखा था. तो प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, बट उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं. जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स है. इक्विलिब्रियम में दोनों सेम हो जाते हैं, बट डेफिनेशन में जो डिफरेंस है स्ट्रेस एंड प्रेशर की, तो स्ट्रेस में रिस्टोरिंग फोर्स होता है,
इसमें अप्लाइड फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स थ्रस्ट फोर्स होता है, और स्ट्रेस में एंगल पे भी हो सकता है ऐसा। फिर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, साइंटिस्ट का नाम है पास्कल। इसका लॉ भी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में, आज ही या कल। डायमेंशन प्रेशर की क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशन डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो ये डायमेंशन आएंगी प्रेशर की। डू यू रिमेम्बर विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सेम डायमेंशन होती है? आपके प्रेशर की एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। 12th में हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो क्लियर, एवरेज प्रेशर में एरिया बड़ा हो सकता है, बड़ा एरिया है तो एवरेज प्रेशर। बट सपोज छोटा सा एरिया लिया हमने, सपोज हमें व्हाट वी सी कि यहाँ पे प्रेशर फोर्स कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, वेरिएबल फोर्स है, तो क्या करना पड़ता है, हमें छोटा एरिया लेना पड़ता है। फिर व्हेन एरिया इज स्मॉल, तो वी हैव टू टेक डीए, देन वी कैन डिफाइन द प्रेशर एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर छोटा सा एरिया ले लिया डीए, तो फोर्स भी फिर वहां पे डीएफ इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर एरिया की लिमिट 0 की तरफ जा रही है तब प्रेशर विल बी, then we call it pressure only, not average pressure, which is force, perpendicular force upon area, force at that point, जहाँ वहां पे कितना फोर्स है, इधर कुछ और होगा, इधर कुछ और होगा, बट वहां पे फोर्स डेल्टा एफ लिखेंगे, एरिया स्मॉल डीए ले लेंगे, है ना। जब लार्ज एरिया है तो एवरेज फोर्स की बात करते हैं, और जब एरिया इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, देन वी टॉक अबाउट द प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? तो प्रेशर का फार्मूला क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी पास कर लें। क्लियर? जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। सपोज यू स्टैंड ऑन वन ऑफ योर फुट, तो प्रेशर डबल हो जाएगा अर्थ के ऊपर। इफ यू लाई डाउन ऑन द बेड, तब प्रेशर, अच्छा, इफ यू व्हेन यू आर स्टैंडिंग देन प्रेशर इज मोर ऑन द अर्थ, और व्हेन यू लाई डाउन ऑन द अर्थ, किस केस में प्रेशर मोर होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में Standing या position. स्टैंडिंग पोजीशन में एरिया ऑफ कांटेक्ट विल बी लेस, व्हेन लाई डाउन है तब एरिया ऑफ कांटेक्ट विल बी मोर, एरिया ऑफ कांटेक्ट हमने बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया। ऑलराइट, तो कॉमन, ओके, तो प्रेशर, एनी डिफिकल्टी इन द प्रेशर, कुछ पूछना है इसमें? No, sir. ओके, प्रेशर का फार्मूला याद रखना है। कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। हम लोग एटमॉस्फेयर में मोस्टली डील करेंगे, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। सी लेवल पे कितने प्रेशर एट वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, है ना। हम हमने देखा था कि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है तो उसका प्रेशर भी बनेगा, मून पे नहीं है। मून पे क्यों नहीं एटमॉस्फेयर है, व्हाट वाज द कॉज, क्या एक्सप्लेन किया था हमने, व्हाई द प्रेशर इज नॉट देयर एट मून, एटमॉस्फेयर इज नॉट देयर एट द मून, बिकॉज वहां पर गैस पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी मोर हो जाती है। गैस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है विच इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, तो दे ऑल गैस एस्केप फ्रॉम द मून। अर्थ पर जो है इट इज एस्केप वेलोसिटी इज मोर, गैस पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, therefore they remain there, they make the atmosphere on the earth. Escape velocity on the earth surface is 11.2 km per second, गैस पार्टिकल की वेलोसिटी इससे कम होती है, therefore they are able to remain and form the atmosphere. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, it is 1.013 into 10⁵, तो 1,00,000 और 13,000 हो जाएगा, 13,000।
1,13,000 Pascal. 10 to the power 5 is 1 lakh. Quite a high pressure we are subjected on our head and body. Apart from other pressures, pressure of the studies वो अलग है ना, but उसको measure करना मुश्किल है, but this is the pressure which can be measured. Clear? तो 1 atmosphere. एक important note ये है, देखो pressure के बारे में कुछ important points हैं that I have noted. When the object is submerged in the liquid, in the fluid at rest, fluid exerts a force on its surface, है ना? अगर हमने वाटर के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डाल दिया तो वो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फोर्स लगाएगा. द फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट. नॉर्मल होगा फ्लूइड का जो फोर्स होगा, नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस रिगार्डलेस ऑफ द ओरिएंटेशन. सपोज तुमने ऐसे सरफेस डाल दी, तब जो फोर्स होगा ऐसा होगा, प्रेशर है ना, फोर्स प्रेशर जो फोर्स बनेगा. अगर ऐसे एंगल पे डाली तब ऐसा होगा, नॉर्मल रहेगा. ठीक है, क्यों नॉर्मल रहेगा? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? दिस इज सो बिकॉज if there were component of the force, suppose हमने ऐसे assume कर लिया ऐसा है, तो इस कंपोनेंट ऑफ दो कंपोनेंट हो गए, इधर एक नीचे. जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो लिक्विड को इधर फोर्स लगाएगा, है ना. तो उससे क्या होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट से अभी हमने ऊपर पढ़ा था टेंजेंशियल they cannot sustain the shear stress, है ना. shear stress नहीं सस्टेन कर सकते. shear stress में टेंजेंशियल फोर्स आता है. they will start flowing. थोड़ा भी टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो लिक्विड will start flowing. इसीलिए नॉर्मल कंपोनेंट होता है, बिकॉज रेस्ट पे we are dealing with the liquid at rest. So that's what I have written here. Object will also exert the force on the fluid parallel to it due to Newton's third law. So okay, फिर से I am repeating, this is so because if there were a component of force parallel to the surface, ठीक है, the object will also exert a force on fluid parallel to its surface due to Newton's third law. Object भी लगाएगा उसके ऊपर force parallel to the surface. This force will cause the fluid to flow parallel to the surface. उससे क्या होगा? fluid parallel to the surface flow होने लगेगा. Since the fluid is at rest, this cannot happen. Therefore, force exerted by fluid at rest has to be perpendicular to the surface. अगर fluid rest पे है, सपोज तुमने बकेट में पानी लिया या कंटेनर में, रेस्ट पर ही होता है वो, है ना, फ्लो नहीं हो रहा है. रिवर की बात नहीं कर रहे हम. रिवर में अंदर में भी सम एंगल पे प्रेशर हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्लो, बट इफ इट इज एट रेस्ट नॉट फ्लोइंग. पॉन्ड्स में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉन्ड्स, है ना. फुताला तालाब में है या अम्बादरी में तुमने पानी के अंदर कुछ डाल दिया ऑब्जेक्ट को, उस समय फोर्स विल बी परपेंडिकुलर ऑलवेज, इवन इफ यू आर होल्डिंग द सरफेस इंक्लाइन, है ना, तभी भी परपेंडिकुलर होगा फोर्सेस, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट को सस्टेन नहीं कर सकते फ्लूइड. क्लियर? न्यूटन थर्ड लॉ से सरफेस विल अप्लाई द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन और फ्लूइड शुड स्टार्ट फ्लोइंग. ठीक है, जैसे ये है एक इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है. यहाँ पे वैक्यूम रहेगा और ये पिस्टन रहेगा, नीचे स्प्रिंग रहेगी, फ्लूइड उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे नीडल रहेगी, बताएगी कितना प्रेशर यहाँ पे से 0 है, यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 2 एटमॉस्फेयर. जितना ज्यादा प्रेस करेगा वो फ्लूइड उसको, उतना ज्यादा प्रेस होगा. यहाँ पे वैक्यूम है ना, तो इजिली बस स्प्रिंग का ही प्रेशर आएगा बस. जितना ज्यादा पिस्टन प्रेस होगा, इसको तुम वर्टिकल होल्ड करो या एंगल पे होल्ड करो या ऐसे होल्ड करो, उल्टा होल्ड कर लो इसको, तभी भी वो प्रेशर. ये नहीं कि ऐसे वर्टिकल होल्ड करना, नीचे से फ्लूइड विल बी एबल टू अप्लाई द प्रेशर परपेंडिकुलर लगाएगा, अभी इधर से लगाएगा उसको,
जैसे भी होल्ड करो, फ्लूइड विल अप्लाई द प्रेशर परपेंडिकुलर टू द पिस्टन, उसको प्रेस करेगा अंदर की तरफ। दिस इज द डिवाइस, है ना। The force exerted by the liquid in, अच्छा ये सेकंड पार्ट, an idealized device for measuring the pressure, ये वाला बी। बाकी तो ये हमने डिस्कस कर लिए। The force exerted by the liquid in the beaker on the submerged object or on the walls is normal to the surface at all points। यहाँ पे ऐसे आएगा, नीचे होगा तो ऐसे आएगा, बेस है तो ऐसे आएगा, ये इसमें चारों तरफ से नॉर्मल आएगा, नीचे से भी, बैक साइड से भी। तभी तो ये बैलेंस रहेगा फिर। अगर वो वहां पे बैलेंस है तो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, बट बहुत हैवी है तो नीचे आ जाता है फिर वो। सपोज इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है, इट कैन रिमेन हियर। डेंसिटी कम होती है तो ऊपर फ्लोट करता है, फिर डेंसिटी ज्यादा होती है तो नीचे आ जाता है। इक्वल डेंसिटी का ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कंपोजिट मटेरियल का बना हो, इक्वल डेंसिटी का बना सकते हैं, फ्लोट करता रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एग्जांपल। प्रेशर का, द टू थाई बोन्स femurs, each of the cross-sectional area 10 centimeter square, supports the upper part of the human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure. इनका एरिया दिया है, फोर्स दिया 2 है, लेकिन इंटू 2 करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया में डबल करना पड़ेगा ना, 2 थाई बोन्स है तो एरिया को पहले उन्होंने कन्वर्ट कर लिया 2 करके, 2 इंटू 10 स्क्वायर, इसको 20 लिख लिया, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा यूनिट। वेट भी है, 40 केजी वेट है ना, तो न्यूटन में होना चाहिए, तो इंटू 10 कर देंगे, 400 न्यूटन। जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है केजी वेट में। इफ यू सॉल्व इट, इट विल बी दिस मच ओनली, है ना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। ऑलराइट, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ऐसा ही देखो, इसको देखो, बोलो। 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel, means एक पैर पे है, one of the foot is up, the heel is circular with diameter this much, what is the pressure? Pressure is equal to force upon area, एक का ही एरिया लेना है, कितना है 500 ले लो उसको, जी इंटू जी करना पड़ेगा 10। एरिया में क्या लिखे बोलो, सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा ना, 500 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे पाई 20/पाई इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 6, यस आंसर है 6.2 इंटू 10 पावर 6 पास्कल। क्लियर? तो यू कैन राइट इट, जस्ट यू कैन डू इट इजीली। समझ में आया क्या किया मैंने? केजी दिया है तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स की यूनिट किस में होनी चाहिए, न्यूटन, और इधर सेंटीमीटर में या डायमीटर, उसका हील का डायमीटर, एक हील पे बैलेंस किया हुआ उसने। ऑलराइट, Yes, sir. ओके। यस सर। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, डेंसिटी। प्रेशर के बाद डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यू नो द फार्मूला, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक मीटर क्यूब का जितना मास होता है उसको डेंसिटी बोला जाता है। अगर वॉल्यूम v है तो डिवाइड करना पड़ेगा m/v, है ना। तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होंगी इसकी, मास का m, नीचे l क्यूब, तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, T0। ऑलराइट,
डायमेंशनल फार्मूला विल बी ml minus 3 T0. तो डेंसिटी हो गई है. लिक्विड्स are largely incompressible and their density is nearly constant at all pressure. ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है. ऐसा लगता है कि लिक्विड इजिली प्रेस हो जाएंगे. पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था, प्रेस नहीं होते, कॉम्प्रेस नहीं होते, सॉलिड जैसा ही बिहेव करते हैं. बट उनका एडवांटेज क्या है, हम लोग उसको ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक जैक्स में, एरोप्लेन के कंट्रोल्स में, एरोप्लेन के जो कंट्रोल्स हैं, इजीली पायलट कैसे ऑपरेट करता है, हाइड्रोलिक रहते हैं, लिक्विड ऑयल रहता है उसमें, इजीली हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं. अगर उसमें मैकेनिकल लिंकेजेस रहती तो बहुत हार्ड रहता है उसके लिए. यानी पीछे रडर रहता है, टेक ऑफ करना है ना. तो उस समय शिप, उसके जो विंग्स के पीछे जो वो रहते हैं फ्लैप्स, उसके एंगल चेंज करना पड़ता है. जब नीचे आते हैं तो ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, उसके एयर ब्रेक्स ऑन करना पड़ता है. पीछे रडर रहता है टर्न करने के लिए. सब हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल. तो इजी कंट्रोल, इजी ऑपरेशन हो जाता है हाइड्रोलिक से. ब्रेक भी हम लगाते हैं कार में हाइड्रोलिक से, ऑयल डालते हैं इसमें, है ना. उसको चेंज भी करना पड़ता है पीरियोडिकली आफ्टर few thousand kilometers or 20,000 kilometers के बाद. All right. So density of water is at 4 degrees exactly 1000. 10^3 means 1000 SI unit. और CGS में 1, CGS में 1 होती केवल 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. SI यूनिट में 1000 होती. 4 डिग्री पे एग्जैक्ट होती. टेम्परेचर थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, नॉट मेजर डिफरेंस. STP का मतलब क्या होता है? वर्ड यूज होता है STP, केमिस्ट्री में भी यूज होता है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर. टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में कितना होगा? 273. और 1 एटमॉस्फेयर विच इज 1.013 ऐसा यूनिट में कितना होगा? 10.5 पास्कल. न्यूमेरिकल्स में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बट एसटीपी दिया है तो ये वैल्यूज लेनी पड़ेगी. यू हैव टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर 273 केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, नॉट द डिग्री सेल्सियस. 0 लेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा, फिर मार्क्स भी 0 हो जाएंगे तुम्हारे. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन. केल्विन इज ऐसा यूनिट है ना. एटमॉस्फेयर इज आल्सो, ये यूनिट है एटमॉस्फेयर, बट जनरली न्यूमेरिकल में ऐसा यूनिट, बट लिखने में एटमॉस्फेयर. कहाँ गया एटमॉस्फेयर? कहाँ पे लिखा था? 1 बार भी बताया था मैंने पिछले क्लास में. बार कितना होता है? 10 to the power 5 Pascal. एग्जैक्टली 10 to the power 5 है ना. एग्जैक्ट ये है ना. 1 बार मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वाले बोलते हैं 1 बार प्रेशर है. कितना होता है? 10 to the power 5 पास्कल. बट हमें न्यूमेरिकल्स में एटमॉस्फेयर दिया होता है ये वाला. ये भी क्लोज टू 1 ही है वैसे. अगर 10.5 के रेंज में देखें तो 1 है, इसको हम 1 ही ले लेते हैं. 1 into 10.5 ले लेते हैं. 1 बार के बराबर जनरली न्यूमेरिकल्स में ले लेते हैं. क्योंकि पॉइंट है ना, 0.0 भी है, उसके बाद 1 है, तो राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1 ही रह जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स देख लेते हैं. वाटर की अभी हमने डिस्कस की थी, एग्जैक्टली 1000 है. और सी वाटर की थोड़ी ज्यादा, देखो 1.03 है ना, 1030 है उसकी. मरकरी की काफी ज्यादा है. अल्कोहल की कम होती है ना. पेट्रोल में भी काफी अल्कोहल होता तो वो उसकी भी कम होती. 806 ही है अल्कोहल की, लगभग 200 कम है, क्लोज टू 200 लेस. ब्लड इज मोर, 1060. इसे ब्लड इज थिकर देन द वाटर है ना. एयर की काफी कम है, इसमें 10.3 है, इसमें कुछ भी नहीं है. देखो 1.29 ही है, क्लोज टू 1 ही है. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन की और कम है, 0.09 ही है हाइड्रोजन, है ना। और इंटरस्टेलर स्पेस में तो है ही नहीं कुछ भी, तो 10⁻⁻20 है। ऑलराइट, तो ये वाटर की याद रखनी पड़ेगी, बाकी दी होंगी तुम्हें। रिलेटिव डेंसिटी, हम जब उसको दूसरे सब्सटेंस को वाटर से रिलेट करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। फार्मूला क्या बनता है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करनी है तो उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वाटर डेंसिटी इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, आरडी। नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिखते हैं। तो कभी कभी वो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में दे देते हैं तो हमें निकालना पड़ता है। जैसे मैं पूछूं, अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7, फाइंड इट्स डेंसिटी, तो आर डी इज इक्वल टू रो अपॉन रो डब्ल्यू। तो कितनी दी है? 2.7 है और नीचे वाटर की टेम्परेचर 3 होती है, तो रो इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻3। यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, ऐसे मरकरी की निकालनी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन नहीं है, चलो ये करके बताओ यहीं पर। इफ relative density of Hg mercury is 13.6, find its density in SI and CGS unit. SI and CGS unit. Quick answer. बोलो, तो रिलेटिव डेंसिटी है, इतना टाइम लगाते हैं तुम लोग, फटाफट आंसर दो। अभी तो किया ऊपर। Are you there? Yes, sir. तुम लोग Yes, Quick sir. Yes, answer sir, दो। वो CGS में निकाल। CGS में निकालो, चलो। 13.6 ग्राम CGS में वही रहता है, पर CGS सेंटीमीटर। में जो रिलेटिव डेंसिटी रहती है वही डेंसिटी रहती है। 13.6 रो, नीचे 1 लिखेंगे तो रो इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट आ जाती है, जो रिलेटिव डेंसिटी रहती है उतनी ही डेंसिटी रहती है सीजीएस में, क्योंकि वाटर की 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रहेगा, है ना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यू मे नीड इट कन्वर्जन, कभी तुम्हें जरूरत पड़ सकती है न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, तो देयरफॉर वी आर डन दिस। ठीक है, थिंग्स आर ओके सो फार। रिलेटिव डेंसिटी समझ में आ गई। अभी पास्कल्स Yes, लॉ करते हैं हम लोग, ये कभी कभी तुम्हें एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव पेपर में लिखने के लिए आता है, डिराइव भी करना पड़ता है पास्कल लॉ को। तो देखते हैं क्या है उसका। पास्कल अभी हमने यूनिट यूज किया ना, प्रेशर का जो यूनिट है इस साइंटिस्ट के नाम से, फ्रेंच साइंटिस्ट है ना, ब्लेस पास्कल। तो पास्कल लॉ जो यूनिट है पास्कल, तो इसका लॉ क्या है? 2 स्टेटमेंट है इसकी, एक तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट आगे देखेंगे। तो डेरिवेशन इसी का आता है। तो पास्कल ने ऑब्जर्व किया pressure in fluid at rest is same at all the points if they are at same height। अगर हमें सेम हाइट पे, सपोज यहाँ पर है,
तो सब जगह प्रेशर सेम रहेगा, है ना। तो सेम हाइट पर रहेगा, सेम डेप्थ इज द प्रॉपर वर्ड है। यहाँ पे हाइट लिखा तो हाइट लिखेंगे, नीचे से हाइट हो जाएगी, ऊपर से डेप्थ हो जाएगी। तो सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होता है, ये नहीं कि बीच में ज्यादा हो गया, यहाँ साइड में कम, साइड में भी उतना ही रहेगा। तो प्रेशर एट, अच्छा रेस्ट पे भी होना चाहिए फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट, pressure in fluid at rest is same at all the points if they are at same height or depth, ठीक है। तो इसको प्रूव करना पड़ता है, प्रेशर इक्वल आएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, कोई छोटा सा पॉइंट है वहां पे, ओके। तो ऐसा करते हैं, देखो इन्होंने क्या किया है, एक वेरी स्मॉल प्रिज्म लाइक एलिमेंट लिया, बहुत छोटा सा, इतना, इससे भी छोटा, जो अभी तो हमने बड़ा कर दिया, तो सेम डेप्थ पे हो जाएगा, इतना बिल्कुल छोटा सा, ऐसा पॉइंट जैसा ही है माइक्रोस्कोप से, लेकिन उसका शेप कैसे, प्रिज्म जैसा लिया। तो एक पॉइंट है प्रिज्म जैसा शेप ले लिया, तो उसके तीनों पॉइंट सेम डेप्थ पे होंगे, सेम हाइट पे होंगे ये वाले। तो वेरी स्मॉल प्रिज्मेटिक एलिमेंट ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट, एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, so the every point is at same depth or same height। प्रिज्म में इतना छोटा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों एक ही डेप्थ पर है। बट हमें डायग्राम इसलिए बड़ा बनाया कि हमें प्रूव करना है वो कि सेम प्रेशर है। कैसे प्रूव करेंगे, अभी ये हमने ये लिक्विड का ही प्रिज्म लिया, ये लिक्विड रेस्ट पे है तो प्रिज्म भी रेस्ट पर है। प्रिज्म रेस्ट पर क्यों होगा, नेट फोर्स 0 होगा उसके ऊपर, तभी फोर्सेस बैलेंस होंगे। टोटल डाउनवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स। तो फोर्सेस बैलेंस होंगे तभी प्रेशर। तो हम देखते हैं फोर्सेस इक्वल आ रहा है क्या, मतलब उनका जो है प्रेशर इक्वल आ रहा है क्या, फोर्सेस को बैलेंस करा के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में एंगल की प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। देखो सब, ये नीचे वाली सरफेस कौन सी, ए है ये, और राइट साइड वाली बी है, और ये वर्टिकल वाली सी है। तो 3 सरफेस हैं, इसलिए इसमें नीचे वाली सरफेस पे फोर्स एफ ए है, सेकंड वाली सरफेस को बी सिंबल दिया तो एफ बी है, थर्ड वर्टिकल सरफेस को सी। तो वही लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट बुक का है तुम्हारा डेरिवेशन, बस एंगल की मिस्टेक है उसमें। तो ए द सरफेस ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द प्रिज्म, जिसका नाम क्या, देखो बी ई, सॉरी इसको हटा दो, बी ई एफ सी। यहाँ पे मैं बी, डबल बी हो रहा है, एक तो बी ये है और इसको भी हमने बी सिंबल दिया, इसलिए हटा दिया मैंने, स्मॉल ए बी सी ले सकते हैं ना, ठीक है। तो नीचे वाली सरफेस जो नाम है, और ये इसका एरिया ए बी है, इसका ए सी है, ठीक है। फोर्सेस अभी देखो, इस पे एफ ए, इस पे एफ बी और इस पे एफ सी। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी प्रॉब्लम किसमें, डायग्राम में देखो यहाँ पे दो एंगल दिए हैं, देखो एक यहाँ पे θ1 दिया, यहाँ पे θ2। तो ये नहीं है θ1 का कुछ लेना देना नहीं, ये एंगल ही थीटा है, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो ये एंगल थीटा है। अभी फोर्सेस बैलेंस जो है, अब अभी ये प्रिज्म रेस्ट पर है, तो अब फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो देखो ये जो कंपोनेंट एफ बी, ये वाला एफ बी, इसके दो नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है फोर्स, तो प्रेशर तो फोर्स भी नॉर्मल आएगा उसका। तो उसका ये कंपोनेंट क्या आएगा, तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा आता है ना? ये नॉर्मल था, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा के साथ वाला एंगल, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस आएगा, एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन आएगा। तो ये डायग्राम लगे तो तुम्हें बना लेना चाहिए अभी, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता ये कंपोनेंट्स, डायरेक्ट लिखे हैं टेक्स्ट बुक में
और हमें समझ में तो आना चाहिए कौन सा साइन आएगा, कौन सा कॉस आएगा। ठीक है, तो अभी ये कौन सा है, एफ बी साइन थीटा, तो वो किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर, इधर से जो आ रहा है एफ सी के बराबर। ये कंपोनेंट एफ बी कॉस थीटा एफ ए के बराबर होगा, एफ ए उसको बैलेंस कर देगा, है ना। तो कंपोनेंट तुम्हें जो है ये एंगल से क्लियर होगा कि नहीं बताओ। बस इसको इक्वेट करके डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रेशर इक्वल आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने किया कौन से कंपोनेंट, एफ बी साइन थीटा, अभी मैंने बताया अभी एफ बी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, वर्टिकल एफ ए के बराबर होना चाहिए। और एफ बी कॉस थीटा ये इधर से आ रहा है, तो इसके बराबर होना चाहिए, ये ऐसे आ रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके बराबर एफ सी के बराबर होना चाहिए। एक मिनट ये वाला पहले हमने, होल्ड ऑन, इसको वर्टिकल पकड़ता हूँ मैं थोड़ा ज्यादा देखिए। देखो एफ बी साइन थीटा, ये साइन थीटा वाला इधर है, तो एफ सी के बराबर है, और एफ बी कॉस थीटा ये नीचे है, तो ये इसके बराबर है, एफ ए के बराबर है। तो फोर्स बैलेंस हो गए, और ज्योमेट्रिकली अभी एरिया भी हम देखते हैं। अभी एरिया जो है ना एफ बी, यहां से देखो साइन थीटा एरिया के टर्म में लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, सामने वाला एरिया कौन सा, ये बी वाला है ना। एक मिनट यहां से देखो ज्योमेट्रिकली एफ बी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, सॉरी एफ बी नहीं, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से देखो साइन थीटा लिखा, तो ये क्या होगा, ये ए बी है इसका है, और ये अपोजिट है, अपोजिट क्या है, एफ सी है, ए सी है, सॉरी ए सी अपॉन ए बी। यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है, कौन सा एरिया है, ए सी, डिवाइड बाई हाइपोटेनस का एरिया क्या है, ए बी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए सी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ऐसे ये भी आ जाएगा। अच्छा फोर्स वाला, अच्छा फोर्स वाला मैंने रब कर दिया था, एरिया वाला रब करना था। तो एरिया वाला रब करना था। हाँ ठीक है, एरिया वाले में साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन